डेट है आज 6 फरवरी 2021 और आज के करंट अफेयर देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम यूपीएससी, पीसीएस, ईपीएफओ, आईबी सारे करंट अफेयर, इससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। मेनली ये यूपीएससी के लिए होता है। आपको यूपीएससी के प्रीलिम और मेंस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब कवर होंगे एक ही लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लास्ट में करेंगे जो करंट अफेयर कुछ स्टैटिक पोर्शन पर बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? मोनपा हैंडमेड पेपर, ये अभी न्यूज़ में इसे देखेंगे। ये पहले भी हम कवर कर चुके हैं अपने किसी लेक्चर में। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना न्यूज़ में इसे पढ़ेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके बारे में क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। बजट प्रपोजेज टैक्स ऑन ईपीएफ इंटरेस्ट, ये न्यूज़ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। कपिला क्या है, इसके रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे पढ़ेंगे डिटेल में। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ये अभी न्यूज़ में है तो इसके बारे में क्या न्यूज़ है इसे डिटेल में पढ़ेंगे। स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये न्यूज़ में इसे देखेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये न्यूज़ में इसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक है मोनपा हैंडमेड पेपर। ये जी हैंडमेड पेपर, हैंडमेड क्यों है? क्योंकि हाथ से बनाया जाता है इस पेपर को। कौन बनाता है? मोनपा जाति है जी, एक एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। शेड्यूल ट्राइब, ये जनजाति है मोनपा, तो ये लोग बनाते हैं इसे। पेपर दिया, देख लिया आपने। ये हज़ारों साल पुरानी हेरिटेज आर्ट है अरुणाचल प्रदेश की। 1000 ईयर ओल्ड हेरिटेज आर्ट। ये आर्ट में करते क्या है? हैंडमेड पेपर है, ये हाथ से बनाते हैं। और ये मोनपाज हैं वो ही बनाते हैं हज़ारों साल से। और मोनपा कैसे दिखते हैं ये देख लो आप। ये जी मोनपा पीपल, ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं ये लोग। ये ध्यान रखना आपको। मैच द फॉलोइंग में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मोनपा दे दिया और आगे दे दिया ऑप्शन कोई, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, तो मोनपा याद रखना है। कहाँ की प्रजाति है? ये जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। और इसके बारे में क्या न्यूज़ है? ये इनकी कस्टम, जो लोकल कस्टम और कल्चर है अरुणाचल प्रदेश में, ये उनका पार्ट है कल्चर का, मतलब संस्कृति और रीति रिवाज। कस्टम का मतलब रीति रिवाज का पार्ट है। ये जो पेपर बनाया जाता है हैंडमेड पेपर, इसका नाम है वहाँ पे लोकल डायलेक्ट में। डायलेक्ट का मतलब होता है जी बोली, वहाँ की लोकल जो बोली है उसमें इसे मोनसुगु बोलते हैं, इस हैंडमेड पेपर को जो आपने ऊपर देखा। और ये जो बनाया जाता है मोनपा हैंडमेड पेपर, ये एक ट्री से बनाया जाता है जिसका नाम है सुगुसेंग ट्री, सुगुसेंग। और उसकी जो बार्क होती है ना ट्री की, जैसे ट्री होता है ना, ये ट्री हो गया जी, ये ट्री, और इसकी जो ये स्किन होती है ना, इसको निकाल के बार्क बोलते हैं इसे, इससे बनाया जाता है ये मोनपा हैंडमेड पेपर। तो इसमें क्या है? मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं, ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये क्या है? ये जी अभी न्यूज़ में इसलिए है कि 1.75 करोड़ से ज़्यादा वूमन ने इसमें बेनिफिट लिया है, मतलब एलिजिबल हो गई हैं। तो ये क्या स्कीम है इसे पढ़ते हैं। ये एक मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोग्राम है, मतलब जो वूमन होती हैं, जो जैसे बेबी प्रोड्यूस होता है या प्रेग्नेंट होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, उनको फ़ायदा मिलता है इसमें। और ये प्रोविज़न नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में थी, जो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम देती थी। तो इसी के अनुसार ये बेनिफिट दिया जाता है और ये स्कीम लाई गई इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस स्कीम में जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, जो प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमन तो आप जानते हो, लैक्टेटिंग का मतलब जी जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। जैसे अभी क्या बेबी हुआ है तो 5-6 महीने तक, 1 साल तक जो माताएं दूध पिलाती हैं उन्हें बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर्स। तो उन्हें 5,000 रुपये मिलते हैं बच्चे के जन्म के बाद, फर्स्ट चाइल्ड के जन्म के बाद। ये याद रखना आपको, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, पहला बच्चा, उसके बाद 5,000 रुपये मिलते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, 3 किस्तों में। इन 3 इंस्टॉलमेंट आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशनलिटीज़। कुछ कंडीशनलिटीज़ होती हैं जी। क्या कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं? कंडीशन ये होती है जी, ऐसी जो मदर होती है, मान लो प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर्स, वो किसी सेंट्रल या स्टेट की गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए उनके पास, ना ही किसी पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में वो जॉब करनी चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए उनकी, तभी उन्हें ही बेनिफिट मिलेगा। और ये डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र होता है, मतलब डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी भी जो वुमन होती है एलिजिबल, उसके अकाउंट में। तो ये फ़ायदा करता है कि ताकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कम पूरा किया जा सके। जैसे वुमन, जो पुअर वुमन होती हैं, जो उनके लिए न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है और उनके बेबी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो
एनहेंस की जा सके, प्रमोट की जा सके, इसलिए ये कैश ट्रांसफ़र किया जाता है। ये स्कीम है जो दिसंबर 31 2016 में लॉन्च की थी। कौन सी स्कीम जो हम पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। और ये इसी का पार्ट है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था ना 2013 में, उसमें भी ये बेनिफिट दिया गया था प्रेग्नेंट वुमन को और लैक्टेटिंग मदर्स को। और एक स्कीम और है जी जननी सुरक्षा योजना, उसमें भी इंसेंटिव दिया जाता है लैक्टेटिंग मदर्स को भी और प्रेग्नेंट वुमन को भी। और कुल मिला के इसलिए ओवरऑल वुमन को मिलता है, जब भी कोई भी वुमन मान लो प्रेग्नेंट हो या लैक्टेटिंग मदर्स हो तो इसे मैटरनिटी बेनिफिट बोलते हैं। तो ओवरऑल 6,000 रुपये वुमन को मिलते हैं फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होता है जब। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यह अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जी इसने अभी सज़ा सुनाई है, कन्विक्ट किया है किसको, एक फॉर्मर कमांडर थे, मतलब कमांडर थे पहले, जिनका नाम था डोमिनिक ओंगवेन। किसके कमांडर थे ये, एक युगांडा कंट्री है जी युगांडा, उसमें एक रीबल ग्रुप है, मतलब विद्रोह ग्रुप है जो विद्रोह करता है वहाँ पे, उसका नाम है लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी। तो इसके ये कमांडर थे जिनका नाम था डोमिनिक ओंगवेन। ये नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें ये याद करने की ज़रूरत है, लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के कमांडर थे। हमें जो ज़रूरत है वो है युगांडा से। तो युगांडा देखेंगे हम, तो ये युगांडा की आर्मी के थे जिन्हों पे क्राइम क्या लगा था कि इन्होंने मल्टीपल मर्डर्स किए थे, मतलब हत्याएं की थी इन्होंने, और क्या है फोर्स मैरिज की थी, मतलब ज़बरदस्ती शादियाँ। तो ये क्राइम थे, इन पे अपराध लगे हुए थे, इनकी वजह से इन्हें सज़ा सुनाई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है युगांडा और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले युगांडा देखते हैं। ये देखो जी अफ्रीका का मैप, ये अफ्रीकन कंट्रीज है, ये दिखाई दे रहा ना आपको, ये येलो, इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, नहीं ये देखो, ये जी युगांडा कंट्री अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका महाद्वीप में आती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है आपको, ये बीचों बीच के इक्वेटर लाइन निकलती है जी, इक्वेटर 0 डिग्री लैटीट्यूड। तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, इक्वेटर लाइन निकलती है इसके बीच में से, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है। दूसरा, इसके अराउंड कौन कौन सी कंट्री है, एक केनिया, एक तंजानिया और ये रवांडा जी, ये दिखाई दे रही है ना आपको पिंक, ये पिंक दिखाई दे रही है छोटी सी, तो ये है रवांडा। और एक है जी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और एक है सूडान, ये साउथ सूडान है। तो ये कंट्री लगती हैं 5 कंट्रियाँ, 1 2 3 4 5। तो ये कंट्री आपको बॉर्डर कंट्री याद रखनी है, इक्वेटर लाइन याद रखनी है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पे ये लेक विक्टोरिया है, ये दिखाई दे रही है ना आपको ब्लू कलर में, लेक विक्टोरिया है ये, विक्टोरिया झील। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये देख लिया हमने। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है जी, ये कोर्ट कहाँ पे है, ये हैग में। हैग कहाँ पे जगह है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड वो जगह है जहाँ पे हैग है, इस यहीं पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी यहीं पे लोकेटेड है। ये यूएन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है एक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूएन का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान देना, ये एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है, यूएन का पार्ट नहीं है, ऑर्गन नहीं है कोई यूनाइटेड नेशन का। लेकिन दोनों का हेडक्वार्टर जो दोनों का कहाँ पे लोकेटेड है, हैग में, नीदरलैंड में। ये यूरोप में कंट्री है जी, यूरोप में। अब ये किस लिए काम करती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इसे कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है, कि मतलब जब मान लो किसी कंट्री में केस, मान लो कोर्ट सज़ा सुना दे या कुछ भी, तो कोई भी इंडिविजुअल अपना केस यहाँ पे, उसका केस दर्ज हो सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। किसके लिए, जैसे जीनोसाइड के लिए प्रोसिक्यूशन किया हो उसने, मतलब मानव हत्याएं की हों, वार क्राइम्स किए हों, या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध कोई अपराध किए हों, उसके रिलेटेड क्राइम यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये फर्स्ट परमानेंट कोर्ट है और ट्रीटी बेस्ड, मतलब पहला स्थायी कोर्ट है, और इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है। ट्रीटी बेस्ड का मतलब है जी, ट्रीटी एक संधि से बना था ये, जिसका नाम है रोम स्टैच्यूट। ये रोम स्टैच्यूट एक ट्रीटी थी ये, जो इन कंट्रियों ने मिलकर बनाया था, उन्होंने ये बनाया था रोम स्टैच्यूट, और 2002 से ये इन फोर्स में आ गया, लागू हो गया ये ट्रीटी, और ये कोर्ट बना दिया गया 2002 में। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो
जितने भी वो क्या है कि स्टेट पार्टीज इसे फंडिंग देती हैं। इसमें पैसा कहाँ से आता है, जो इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं इस आईसीसी के, वो इसे फंडिंग देती है, पैसा देती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? उसका आंसर है जी नो, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और दूसरी बात, जो रसिया है, रसिया भी इसका मेंबर नहीं है, चाइना भी इसका मेंबर नहीं है, और यूएस ऐसा कंट्री है जी जिसने साइन किया हुआ है, इसे साइन किया हुआ है और लेकिन रेटिफाई नहीं किया हुआ। और इंडिया ने तो ना साइन किया है और ना ही रेटिफाई किया है। देखो जी, जब भी किसी इंटरनेशनल ट्रीटी का कोई मेंबर बनता है ना, तो मान लो कोई डेलीगेट्स जाएगा प्रेजेंट करने के लिए हमारी कंट्री से, किसी भी कंट्री से, तो वो साइन करेगा ट्रीटी को। साइन करने के बाद उसे रेटिफाई करना पड़ता है पार्लियामेंट में, उस कंट्री की पार्लियामेंट में, मतलब पास करना पड़ता है मेजॉरिटी से, उसे बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो यूएस ने साइन तो किया हुआ है इस ट्रीटी को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो ट्रीटी है, रोम स्टैट्यूट, इसको साइन तो किया हुआ है लेकिन रेटिफाई नहीं किया हो यूएस ने, अमेरिका ने। तो यूएस भी इसका एक तरह से मेंबर नहीं है। और जो इंडिया है वो तो बिल्कुल मेंबर है ही नहीं, ना साइन किया है ना रेटिफाई किया है। तो बस ये आपको याद रखना है। ना चाइना भी इसका मेंबर नहीं है जी। अब इसके वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है जी, कोई अपनी मर्जी से कोई फंड देना चाहे, वॉलंटरी का मतलब कोई फंडिंग देना चाहे, पैसा देना चाहे, वो भी कर सकता है। कोई गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देना चाहे, इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशन, अदर एंटिटीज़, तो दे सकती हैं पैसा। मान लो इंडिया जैसे मेंबर नहीं है इसका, तो वो फंडिंग देना चाहे, पैसा देना चाहे, वो दे सकता है। हाँ जी, भले आप मेंबर नहीं हो, पैसा दे दो, दान तो कोई भी कर सकता है ना जी। तो अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं और वोटिंग पावर देते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है इसकी, वही क्या है, मैनेजमेंट देखती है इसका, जिसका नाम है असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज। एक असेंबली जो लॉ भी बनाती है और इसका मैनेजमेंट भी देखती है। जितने भी इसके मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज, एक पार्टी, ईच स्टेट पार्टी इसके रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हर कंट्री से एक मेंबर होता है इस असेंबली में, जो इसकी असेंबली काम करती है, लॉ बनाती है और मैनेजमेंट करती है। और कोई भी रूल बनाना हो, पास करना हो, तो हर जो मेंबर है इसका, ईच स्टेट पार्टी, हर मेंबर के पास एक वोट होती है। और उस दोनों के पास क्या है, डिसीजन, जो जैसे जितनी भी पार्टी होती हैं, इसके मेंबर होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कंसेंसस से, डिसीजन बाई कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है जी असेंट, सहमति, एग्रीमेंट से, मतलब एग्री होते हैं, जब सहमत होते हैं तभी लेते हैं। अगर मान लो कंसेंसस नहीं है, सहमत नहीं है, तो फिर वोटिंग की जाती है। वोट जिस, मान लो 50% से ज़्यादा वोट अगर येस में है तो कोई भी लॉ बन जाएगा, रूल्स बन जाएगा, अगर नो में है तो नहीं बनेगा, समझे। और असेंबली को प्रिसाइड कौन करता है, मतलब जी इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और इसके 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो इलेक्ट होते हैं 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, चुनाव होता है उनका। वो मेंबर ही करते हैं, जो इसके मेंबर है ना जी आईसीएससी के, वही इलेक्शन से वोट डालते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं और 2 वाइस प्रेसिडेंट। अब मेंस में लिखने के लिए मान लो आ जाए, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, क्रिटिकली एग्जामिन, तो उसके लिए आपको ना क्रिटिसिज्म भी, इसकी बुराई भी करनी पड़ती है। तो इसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है वो भी देख लेते हैं, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है। ये क्या जी, एक तो इसके पास डज नॉट हैव कैपेसिटी टू अरेस्ट एंड सस्पेक्ट, मतलब कोई जैसे मान लो अपराधी है, उसको अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने की इसकी कैपेसिटी नहीं है। ये डिपेंड होती है मेंबर स्टेट्स पे, मतलब जो भी कंट्रीज़ है उससे कहेगी भैया गिरफ्तार करो, इसके पास कोई पुलिस थोड़ी ना है। सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है, सेकंड ये जी जितने कोर्ट के ये, मतलब जो जजेज होते हैं ना, कोर्ट के जजेज और प्रोसिक्यूटर इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उनके लिए कोई भी चेक्स एंड बैलेंस का प्रोविज़न नहीं है, मतलब कि वो डिसीजन उन्होंने सही दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं, कोई प्रोविज़न नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है इसकी क्रिटिसिज्म, नेक्स्ट ये जी, ऐसा माना जाता है कि आईसीसी हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ बाइस, मतलब पक्षपात करती है ये, किसके पक्ष में, किसके टूवर्ड्स ये फेवर करती है, फेवर करती है जी वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज होती है ना, जो जैसे आपको पता होगा ये हमारी अर्थ है, ये ईस्टर्न कंट्री बोलते हैं, इधर जो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस, कनाडा, यूके, ये वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। तो कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का दबदबा है इसमें, उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है, पक्षपात करते हैं। जो स्मॉलर कंट्रीज होती हैं, वीक स्टेट्स होते हैं, वीक कंट्रीज, उनके फेवर में कोई डिसीजन कम आते हैं इनके। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या जी, नेक्स्ट इसका ये जी कि विदाउट स्टेट कोऑपरेशन, मतलब मान लो कोई भी कंट्री अगर पार्टिसिपेट ना करे इसके काम में, कि इसे क्या है कि
अपराधी को अरेस्ट करने में या कोई भी केस ले जाने में, अगर कोई भी जिस कंट्री का चल रहा है केस वो अगर कोऑपरेट ना करे इसके साथ आईसीसी के साथ, तो ये कोई भी क्या है केस को सॉल्व नहीं कर सकती। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक प्रोविज़न है इसकी। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, बजट प्रपोजेज टैक्स ऑन ईपीएफ इंटरेस्ट। अभी बजट में जी प्रपोज किया है जो ईपीएफ है ना, ये क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है पूरी डिटेल में जानेंगे, आप पेशेंस रखो। थोड़ा न्यूज़ क्या है इसमें देखते हैं पहले। यूनियन बजट 2021 का अभी पेश हुआ है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड होता है और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड होता है 2.5 लाख से ज़्यादा, अगर ये फंड 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो क्या है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, समझे। टू टैक्स इंटरेस्ट इनकम्स, मतलब जितना भी आपने जैसे 2.5 लाख रुपए आपने प्रोविडेंट फंड में जमा किए, तो इस पे जितना आपने इंटरेस्ट कमाया उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम इसे बोलते हैं, इंटरेस्ट है। अब ये सारी डिटेल में जानेंगे क्या है ये। पहले ये देखते हैं इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इम्प्लीकेशन क्या होंगे। लेकिन उससे पहले ना आप यही देखो कि पहले होते क्या हैं ये। पहले ईपीएफ देखो, ईपीएफ देखो, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या है। ये क्या है कि जैसे मान लो ये कंपनी है, अगर इसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। देखो जी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मतलब समझो पहले आप। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जी मालिक, कंपनी का मालिक जो नौकरी देता है, और एम्प्लॉय का मतलब है जी कर्मचारी जो वहाँ नौकरी कर रहा है। अब इसमें अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, तो क्या है इस पे ये जो ईपीएफ के रूल है ना, प्रोविडेंट फंड के रूल, वो कंप्लाई होंगे, अप्लाई होंगे। वो रूल क्या है, वो रूल ये है जी कि जितने भी यहाँ इसमें कर्मचारी होंगे ना, 20 मेंबर है जैसे इसमें, या 20 से ज़्यादा हैं तो मान लो 25 मेंबर हैं, तो 25 मेंबर क्या है अपनी सैलरी का जनरली 12% ये प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। ये गवर्नमेंट ने फंड बनाया हुआ है। इसमें होता क्या है, अगर इसमें कोई जमा करता है ना पैसा, मान लो 12% जमा किया, तो 12% एम्प्लॉय जमा करेगा, मतलब कर्मचारी जो काम कर रहा है, और 12% किसका, अपने इनकम का, जो बेसिक इनकम होती है ना, बेसिक पे, उसका इनकम का 12% करेगा। जैसे मान लो 10,000 है तो 10,000 का 12%, तो 12% ही एम्प्लॉयर करेगा। फिर मतलब जो मालिक है कंपनी का वो भी 12% ईपीएफ में जमा करेगा, प्रोविडेंट फंड में। समझ गए, ये गवर्नमेंट का फंड है एक। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है जी जब मान लो रिटायरमेंट होती है तो ये 12% एम्प्लॉय का, कर्मचारी का, 12% मालिक का, एम्प्लॉयर का जाता है, और फिर इस पर गवर्नमेंट टैक्स देती है। और टैक्स देती है ना, जितनी भी आपको इनकम हुई होती है ना प्रोविडेंट फंड में, तो ये टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन अभी बजट में 2021 बजट में रखा है कि जो 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ना ईपीएफ में, और उस पर जो इनकम होगी उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ये है जी सारा मैटर, समझ आया आपको। अब वीपीएफ क्या है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, सेम ही है जी। अगर 12% तक कोई कंट्रीब्यूट करता है, ये तो है जी मान लो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अगर 12% से ज़्यादा क्या है, कोई भी मान लो 12% से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है ईपीएफ में, अपनी फुल सैलरी भी कर सकता है, 100% सैलरी जमा कर सकता है, समझे। मान लो 100% जमा कर दी तो 100% ही क्या है मालिक को, एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, और इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था पहले, लेकिन अब टैक्स लगा दिया। तो प्रॉब्लम तो यही थी। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम तो यही थी, लोग क्या करते थे कि मान लो जिनकी हाई नेशनल इनकम है, मान लो जिनकी लाख इनकम है, वो क्या करते थे, इनका 12% तो 12,000 ही हो जाता है, 12%। और ये वॉलंटरी मान लो इन्होंने 50,000 जमा कर दिए, और 50,000 ही एम्प्लॉयर को जमा करने पड़ेंगे ईपीएफ में। तो ये जमा कर दिए, इन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम ईपीएफ में जमा कर दिए। एक फंड है जी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें जमा कर दिए, मान लो 50,000 जमा कर दिए, और 50,000 एम्प्लॉय के 1 लाख। अब 1 लाख पे क्या है, गवर्नमेंट देती है इंटरेस्ट, मान लो 8% इनकम इंटरेस्ट देती है 1 लाख पे, तो 8,000 हो गए, 8,000 इसे मिलेंगे। और जब कब तक, रिटायरमेंट तक मिलेंगे, और हर महीने ये जमा करता है, तो 8,000 सोचो कितने हो जाएंगे जब ये रिटायर होगा। तो इस पर जो कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो इसलिए इन चीज़ को रोकने के लिए कि भाई साहब आप तो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा जमा करोगे ना तो आपको देने पड़ेंगे। अब ये 2.5 लाख से कम कोई जमा करेगा तो नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट, समझ आया। ये आप पढ़ते हैं जी, इसमें क्या लिखा है, और
इसके इम्प्लीकेशन देखो यही होंगे, इंटरेस्ट इनकम अर्नड बाय एन इंडिविजुअल विल बी टैक्स्ड एज करंट इनकम टैक्स रेट्स विथ कंट्रीब्यूशन एक्सीड 2.5 लाख पर एनम। मतलब अगर एक साल में कोई 2.5 लाख से ज़्यादा जमा करता है ना वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में, तो ही उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा। ये याद रखना, पर एनम, साल में 2.5 लाख है ये। नेक्स्ट क्या है जी इसमें, ये क्या है, केवल एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज़ शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड नॉट द एम्प्लॉयर। एक चीज़ याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे कि जैसे मान लो अभी 2.5 लाख से ज़्यादा पर एनम, ये किसी ने 2.5 लाख से ज़्यादा की, मान लो 2.6 लाख, 2,60,000 जमा करी, तो ये क्या है, जो एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉय मतलब जो कर्मचारी जमा करेगा ना प्रोविडेंट फंड में, उस पे ही इनकम पे टैक्स लगेगा। अब जितना इसने किया है पर एनम, इतना एम्प्लॉयर भी तो करेगा, जो मालिक है वो भी तो करेगा, इसके अकाउंट में इसे देगा, लेकिन उस पे टैक्स नहीं लगेगा, समझ रहे हो, सिर्फ उसी पे लगेगा। देखो ये लिखा है यहाँ पे, दिस विल ओनली बी एप्लीकेबल, किस पे एप्लीकेबल होगा, केवल और केवल एम्प्लॉयज़ शेयर पे, जो कर्मचारी शेयर देगा ना प्रोविडेंट फंड में उस पे होगा, नॉट द एम्प्लॉयर, जो मालिक है करेगा उस पे नहीं होगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, प्रभाव क्या पड़ेंगे जी इसके इम्पैक्ट यही होंगे जी, जो हाई इनकम अर्नर होते हैं ना, जिनकी हाई इनकम होती है, वो 2.5 लाख से ज़्यादा मान लो पर एनम कर रहे हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख कर देते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा ये कमाई कर लेते हैं, इनकम कर लेते हैं और टैक्स नहीं लग देना पड़ता, तो उसको रोकने के लिए ये किया गया है। इसकी ज़रूरत यही थी जी, नीड क्या थी इसकी, कि पीपल क्या है, मैनी पीपल अपनी बहुत सारी मनी इसमें रख देते थे इनकम टैक्स से बचने के लिए, तो इसी को रोकने के लिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, और जो हाई इनकम जो हाई नेट इनकम जो होती है ना, हाई नेशनल इनकम नेटवर्थ इनकम इंडिविजुअल, इनको रोकने के लिए, ताकि ये टैक्स से ना बच सकें, समझे। अब ईपीएफ क्या है, वीपीएफ हमने देख ही लिया, अब इसके फीचर और क्या क्या हैं। देखो जी, ये सिर्फ सैलरी जो वर्कर होते हैं उन पे ही एप्लीकेबल होता है ईपीएफ और वीपीएफ, मतलब जिनको सैलरी वर्कर होते हैं, सैलरी मिल रही है जिनको, अब सैलरी पे ही होगा जी ये, वो थोड़ी नहीं है। मान लो कंपनी का मालिक है, ये ईपीएफ में जमा करे, इस पे थोड़ी ना लागू होगा, ये कर्मचारी थोड़ी नहीं है, तो मालिक है कंपनी का, समझ गए। सैलरी वर्कर पे ही एप्लीकेबल होगा, ओनली, ये याद रखना है, सैलरीड वर्किंग प्रोफेशनल्स। इसमें कंट्रीब्यूशन ये मैंने बता ही दिया जी, 12% प्लस डियरेंस अलाउंस जो होती है एम्प्लॉय की, वो भी जमा कर सकते हैं। डियरेंस अलाउंस क्या होती है, महंगाई भत्ता, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन भत्ता जो मिलता है, जैसे मान लो 5% इनकम मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई पिछले साल से, लास्ट ईयर से, तो 5% क्या है, वो अपनी इनकम का जमा कर सकते हैं, किसमें, एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड है, और 100% वॉलंटरी में कर सकते हैं, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में, समझे। वॉलंटरी इसलिए समझा ही दिया मैंने, इसलिए क्योंकि अपनी मर्जी से इससे ज़्यादा 12% से अपने ज़्यादा कोई जमा कर रहा है, तो वो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में ही काउंट होता है, जमा होता है एक ही फंड में, प्रोविडेंट फंड में। वो ये 100% सैलरी तक कर सकते हैं, प्लस डियरेंस अलाउंस भी जमा कर सकते हैं। तो इसमें यही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कपिला। कपिला क्यों न्यूज़ में, ये कैंपेन है जी, अभियान, जिसकी फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। ये एक ऐसा अभियान है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी के बारे में अवेयर करेगा लोगों को। मतलब जो मान लो कोई इनोवेशन करता है और इनोवेशन के लिए उसे पेटेंट मिलता है, पेटेंट कैसे लिया जाएगा, कैसे, पेटेंट का मतलब है जी, मान लो आपने कोई नई ऐसी घड़ी बनाई कि वो क्या है, फ्यूचर बता सकती है लोगों का, एक बटन दबाया और बता सकती है कम बढ़ने वाला है। ऐसा होता नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ बस, कि मान लो कुछ ऐसी चीज़ बनाई आपने जो पहले बनाई नहीं गई है, मतलब वर्ल्ड में है ही नहीं, किसी ने नहीं बनाई ऐसी चीज़। मान लो ऐसी चीज़ बना दी आपने, ऐसी कार बना दी कि जो पानी से चलेगी, वाटर से, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, तेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा पानी डालो और कार चलेगी। तो ऐसी कार बना दी तो आपको पेटेंट मिल जाएगा। पेटेंट का मतलब है आपको ऐसा राइट, अधिकार मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो और बेच सकते हो। अगर कोई मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो आपसे परमिशन लेगा, और ये आपको 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है, 20 ईयर्स के लिए। तो ये रूल्स हैं इंटरनेशनली भी और हमारी कंट्री में भी। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाना कि कोई इनोवेशन करेगा, पेटेंट कैसे लिया जा सकता है, ये एक कैंपेन है कपिला नाम से। ये 15 अक्टूबर 2020 से चलाई जा रही है अवेयरनेस। इसके यही है जी, अवेयर फैलाना जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनमें, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं इनके रिगार्डिंग, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वेंशन को, ताकि जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स करते हैं हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के, तो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई मान लो
इनोवेशन करता है तो। और क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट कोर्स ऑन आईपीआर, आईपीआर पे जो क्रेडिट कोर्स होते हैं उनका भी डेवलप करना, विकास करना इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब टारगेट है, एम है। और क्या है, ट्रेनिंग देना, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी, ताकि जो आईपीआर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा सके फैकल्टी को भी, मतलब जो टीचर वगैरह हैं इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज वगैरह में, और स्टूडेंट्स को भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, सबको ट्रेनिंग दी जा सके। और क्या है इसमें, अब तक क्या है टोटल जो कपिला प्रोग्राम है इसके थ्रू टोटल इतने यूजर्स रजिस्टर हो चुके हैं, 46,556 इतने यूजर्स रजिस्टर हो चुके हैं इसके अंदर। तो ये जी इसमें कपिला प्रोग्राम आपको याद रखना, किससे, आईपीआर से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, कोई इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ये भी क्या है, अभी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में अभी चर्चा की, जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, तो इसलिए न्यूज़ में है। ये जो फंड है किसके रूल के थ्रू ये ऑपरेट किया जाता है, रूल्स हैं जी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 है, इसके थ्रू एक एक्ट रूल बनाए, सेंट्रल जीएसटी रूल 2017। तो इसके थ्रू ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए पहले रूल्स हैं 1992 के रूल, तो उनको इस रूल्स में 2017 के रूल्स में सब्ज्यूम कर दिया गया है, मतलब मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो अब ये CGST सेंट्रल जीएसटी रूल्स 2017 के रूल एप्लीकेबल होते हैं सेंट्रल वेलफेयर फंड पे। अब ये फंड सेटअप किया था किसने, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसने बनाया था ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और इसे ऑपरेट कौन करता है, इसे चलाता कौन है, इसे जी ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो चीज़ याद करनी है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इसे ऑपरेट करता है अलग मिनिस्ट्री और बनाया अलग मिनिस्ट्री ने। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके टारगेट मतलब लक्ष्य क्या है, इसके लक्ष्य यही है कंज्यूमर का जो कल्याण कर सकें, वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, मतलब प्रमोट किया जा सके कंज्यूमर, ग्राहक के जितने भी क्या हैं राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इसका टारगेट है। इसके लिए क्या बनाया गया है, एक कंज्यूमर लॉ सेंटर बनाया गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जी जो, और इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं, उनमें एक सेंटर बनाया गया जिसका नाम है कंज्यूमर लॉ चेयर्स या कंज्यूमर लॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये बनाया गया ताकि कंज्यूमर रिलेटेड जितने भी इशू हैं, जितने भी ग्राहक के जितने भी इशू आते हैं ना जी, उन पर रिसर्च की जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके। दूसरा क्या है इसमें जी, जो कंज्यूमर लिटरेसी और अवेयरनेस फैलाई जा सके, मतलब जागरूकता और कंज्यूमर ग्राहक को शिक्षित किया जा सके, उनके ग्राहक को बताया जा सके आपके ये राइट हैं और इनके खिलाफ मान लो आप किसी शॉप से माल खरीदते हैं, उसने गलत दे दिया ज़्यादा दाम पे, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो इन राइट के बारे में अवेयर कराना है। तो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए कुछ और प्रोग्राम चलाए हैं हमारी कंट्री में, हाँ जी बिल्कुल चलाए हैं। एक तो जी पेन इंडिया कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन है, जागो ग्राहक जागो, ये पूरी कंट्री में चलाई जाती है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, टीवी वगैरह पर आती रहती है, जागो ग्राहक जागो। ये कैंपेन प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, सोशल मीडिया के थ्रू ये चलाई जा रही है। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है जी, ये मनाया जाता है 15 मार्च को, पूरे वर्ल्ड में कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च। और एक हमारे राष्ट्र में मनाया जाता है, नेशन में, हमारी कंट्री में नेशनल कंज्यूमर डे, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। तो दोनों अलग मनाए जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जी हमारे कंट्री में 2019 का, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और क्या प्रोविज़न है जी, और है जी जो न्यू एक्ट है ये क्या है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को भी कवर करेगा, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, समझे, अलाउ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। और क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही आपका केस सुना जा सकता है, वीडियो के थ्रू ही। और क्या प्रोविज़न है जी, एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बनाई है गवर्नमेंट ने, एक मतलब नंबर बनाया जी हेल्पलाइन, इस नंबर पे डायल करके आप कंप्लेंट कर सकते हो। और क्या है जी इसमें, पहले कंज्यूमर जो अवेयरनेस होती थी ग्राहक के बारे में, मतलब जितने भी राइट है उनकी जागरूकता फैलाना, किसका काम था ये जी BIS का था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, तो इसका काम था। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या जी, स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये 4 फरवरी को क्या है, एक काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग हुई, इस काउंसिल की जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल है, ये स्कायो,
स्कायो की 4 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग हुई जी। उसमें क्या है, उसमें ये डिसीजन लिया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप एस्टेब्लिश किया जाएगा। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया जाएगा। टेलीस्कोप का मतलब होता है जी दूरबीन। देखो जी ये है जी स्कायो, ये देखो आप, ऐसी दूरबीन बनाई जाएगी। एरे क्यों बोला है इसे, एरे नाम क्यों है इसमें, स्क्वायर किलोमीटर एरे। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है जी 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ये एरिया में ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी। ये जो दिखाई दे रहा है एरे का मतलब है बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी, देखो जी दिखाई दे रही है ना आपको बहुत सारी पीछे। 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बनाया जाएगा और एरे बहुत सारी हैं इसलिए एरे बोला गया है, ऑब्जर्वेटरी है। और इसका नाम है वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप होगा ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, इस काउंसिल है जो स्काओ काउंसिल है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर होगा जी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और ये याद रखना जो ये काउंसिल है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट मिलकर बना रही है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसमें। तो इसके पार्ट कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये जी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक साथ आते हैं, और चाइना और इंडिया ये जी एक साथ, और साउथ अफ्रीका अफ्रीका में से एक कंट्री है जी, कनाडा अमेरिका की कंट्री है जी, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, और बाकी की कंट्री यूरोपियन कंट्रीज हैं जी, इटली, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके। ये 4 कंट्री यूरोप की हैं जी। तो ये याद रखना आपको। रेडियो टेलीस्कोप होता क्या है, रेडियो टेलीस्कोप होता है जी जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप होते हैं ना जी, वो क्या है, जो गैस होती है इनविजिबल गैस, उनको कैप्चर नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते। लेकिन रेडियो टेलीस्कोप ये डिटेक्ट कर सकता है इनविजिबल गैस, जो गैस दिखाई नहीं देती है ना, उनका भी पता लगा सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो एक तो ये फ़ायदे जी रेडियो टेलीस्कोप के। जो फर्स्ट रेडियो सिग्नल जिसने डिटेक्ट किया था वो क्या था जी, एक फिजिसिस्ट थे कार्ल जेन्सकाई नाम के, इन्होंने 1930s में फर्स्ट रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया था। और इससे जी एक सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है, मतलब एक ही लगा हुआ है। ये तो एरे था ना बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप, तो एक सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप था जो सेकंड लार्जेस्ट था पूरे वर्ल्ड में, दूसरे नंबर का बड़ा टेलीस्कोप। ये कहाँ पे था, ये प्यूर्टो रिको में था, ये जगह जी यूएस में अमेरिका में, जिसका नाम था एरिसिबो टेलीस्कोप। ये कोलैप्स्ड हो गया 2020 में, दिसंबर 2020 में ये नष्ट हो गया जी टेलीस्कोप। इसे 1963 में बनाया गया था, समझे। अब जो स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखो जी पहले ही जान लिया हमने, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप होगा जो बनेगा, और कहाँ पे लोकेटेड होगा, बनेगा कहाँ पे, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, 2 जगह पे ऑपरेट होगा जी। और इसे ओवरसीन कौन करेंगे, देखभाल इसकी जो काउंसिल बनाई है ना स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल, वो इसका देखभाल ही करेगी। और इसमें कीमत आएगी जी कम से कम ये पाउंड 1.8 बिलियन, ये पाउंड यूके की करेंसी है जी, 1.8 बिलियन पाउंड इसकी कीमत तो लगेगी बनाने में, और कम से कम इसे डिकेड लग जाएगा, मतलब 10 साल बनने में लग जाएंगे। तो इससे रिलेटेड यही था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि अभी कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री प्लान कर रही है, किस चीज़ का प्लान कर रही है, कि जो इसमें 12 अपराध आते हैं ना, 12 ऑफेंसेस, उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए, मतलब उनको क्राइम से हटाया जाए इस एक्ट में। जो अभी क्राइम माने जाते हैं ना अपराध, उन ऐसे 12 अपराधों को, 12 ऑफेंसेस को हटाया जाए इस लिस्ट से, इस एक्ट से। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो 2008 का है, किस लिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इन 12 क्राइम को इस एक्ट से हटाए जाने का प्लान कर रही है कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है, ये जी एक पार्टनरशिप ही होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिलके कोई भी बिजनेस चलाते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं उसे। ये क्या है, ये अलग कैसे है लिमिटेड लाइबिलिटी, अलग इसलिए जी इसमें मान लो एक पार्टनर का, मान लो 2 पार्टनर है किसी कंपनी के, ये मानो जी आप ए और बी 2 पार्टनर है इस कंपनी के। तो मान लो ए ने कोई मिसकंडक्ट किया है, ए ने कोई गलती की है कंपनी में, तो उसके लिए बी को सज़ा नहीं मिलेगी, समझे। इसलिए बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो जो ए ने कंडक्ट किया, जिसकी ए की वजह से नुकसान हुआ है, तो ए को ही सज़ा मिलेगी, बी को नहीं मिलेगी। अगर बी ने किया तो बी को ही, ए को नहीं मिलेगी। तो ये लिखा जी, वन पार्टनर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट एंड नेग्लिजेंस। अब फीचर क्या है जी इसके एलएलपी के, ये देख लेते हैं जी।
एक तो जी ये एलएलपी होगी, एक बॉडी कॉरपोरेट होगी जो पार्टनर्स होते हैं उनसे सेपरेट होगी। ये क्या है, सेपरेट लेजिस्लेशन बना हुआ है इसके लिए 2008 का, उसके थ्रू ये क्या ऑपरेट होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके लिए क्या है, एक पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट है 1932 का, अलग पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये एप्लीकेबल नहीं है लिमिटेड लायबिलिटी के लिए। लिमिटेड लायबिलिटी अलग चीज़ है, और जैसे मान लो कोई पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनरशिप कंपनी बनाते हैं, उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, और इसके लिए अलग है 2008 का, समझ गए। और जो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये एक तो 2008 का एक्ट है, इससे रेगुलेट होती है, दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू रेगुलेट होती है। और जो ये होते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, या एलएलपी शॉर्ट में ये यूज करते हैं। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं जी, कौन कौन बना सकता है। देखो जी, जब भी ऐसी पार्टनरशिप बनानी है, कोई कंपनी खोलनी है, कम से कम एक रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। मतलब 2 पार्टनर अगर खोल रहे हैं, उनमें से कम एक रेजिडेंट होना चाहिए। ये याद रखना, रेजिडेंट, सिटीजन नहीं है। कोई भी मान लो अगर सिटीजन भी नहीं है ना इंडिया का, बस वो रेजिडेंट हो, रहना चाहिए कम से कम 180 दिन, लगभग 6 महीने रहना चाहिए इंडिया में, तो उसे रेजिडेंट बोल दिया जाता है। तो इंडिया में रहना चाहिए वो, अगर यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहा है, कम से कम एक। और क्या है जी इसके, अब नीड क्या है जी एलएलपी की, ज़रूरत क्या पड़ी, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। इंपॉर्टेंस यही है जी, मान लो कि इससे क्या है, कोई ये बिज़नेस को प्रमोट करता है। मान लो ए बी दोनों मिलकर कंपनी खोलना चाहते हैं, तो इनको डर नहीं होगा कि बी ने जो गलती की है ए को सज़ा नहीं मिलेगी। तो क्या है, ये बिज़नेस को प्रमोट करता है, तो प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी, तो उनको अलाउ करता है, मेंबर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सके, समझे। तो इस तरह से क्या है कि कोई भी मान लो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस खोलना चाहता है, तो उनको प्रमोट करता है कि उन्हें डर नहीं रहेगा कि दूसरे की वजह से हमें सज़ा मिलेगी, समझे। तो इंटरनेशनली भी ये एलएलपी क्या है, परफॉर्म की जाती है, प्रेफर्ड की जाती है बिज़नेस के लिए, सर्विस सेक्टर्स के लिए, सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये इसके इम्पोर्टेंस है जी, सिग्निफिकेंस है। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करेंगे जी अब हम, आप तैयार हो तो बोलो यस। ये क्वेश्चन आ गया जी, बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कपिला कैंपेन इज लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आज ही पढ़ा जी हमने, कपिला कैंपेन है, किससे रिलेटेड है ये बताना आपको, किसके लिए लॉन्च किया हुआ है। एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, या आउटर स्पेस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर है जी, हमने अभी तो पढ़ा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सेकंड है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ये एक आर्बिट्रेशन सेंटर है जी, जो मामले सुलझाता है किसी भी कंट्री के। तो ये बताना जी, सियाक के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, कौन कौन सी है। ये 3 स्टेटमेंट है जी, करेक्ट बताना है। फर्स्ट बोल रही है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है जो सियाक इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन विच एडमिनिस्टर आर्बिट्रेशन अंडर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आर्बिट्रेशन रूल्स। ये जी यूनाइटेड नेशन के एक रूल हैं आर्बिट्रेशन के लिए। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है फैसला करना दो के बीच में, कोर्ट से बाहर। तो इसके रूल हैं यूनाइटेड नेशन के, उसके उन रूल को मानती है क्या ये सियाक, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये। पहली स्टेटमेंट बोल रही है। सेकंड बोल रही है, अंडर द रूल्स ऑफ सियाक पार्टीज कैन मूव सियाक टू अपॉइंट एन एमरजेंसी आर्बिट्रेटर टू गेट अर्जेंट इंटरिम रिलीफ। ये कह रही है जी, सियाक के अंदर रूल है, कोई भी इमरजेंसी में आर्बिट्रेटर का फ़ायदा ले सकता है, और इमरजेंसी मतलब मान लो कोई इमरजेंसी केस आ गया, उसको सुलझाने के लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है सियाक के थ्रू अर्जेंटली। मतलब कोई जो फैसला दोनों के बीच में बीच बचाव करे, फैसला करे, मेडिएट करे, तो आर्बिट्रेटर उसको बोलते हैं, दोनों का फैसला करे, वो अपॉइंट कर सकती है सियाक इमरजेंसी में। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है, इंडिया हैज़ द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेफरिंग मिनिमम नंबर ऑफ केसेस टू सियाक इन द साउथ एशिया रीजन। जो साउथ एशिया रीजन है, इंडिया के सबसे मिनिमम केस हैं सियाक में, सबसे कम केस हैं। साउथ एशिया रीजन तो पता है ना आपको, ये एशिया जी, मान लो ये एशिया है, कॉन्टिनेंट है ये। जो साउथ एशियन रीजन में ये कंट्री आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, मालदीव्स, ये क्या है, साउथ एशियन रीजन माना जाता है इनको। तो आपके ऑप्शन है जी 1, 2, 1, 1, 3 ऑल ऑफ दी अबव। कौन कौन से सही हैं जी, बताओ। देखो जी, फर्स्ट बिल्कुल सही है, सियाक एक गैर लाभकारी संस्था है, नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो यूनाइटेड नेशन के रूल है आर्बिट्रेशन का, उनको भी ये मानती है।
सेकंड भी सही है जी, एमरजेंसी आर्बिट्रेटर कर सकते हैं, लेकिन थर्ड बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया के मिनिमम नहीं साउथ एशिया में बल्कि मैक्सिमम केस हैं, 485 केस चल रहे हैं जी, 485 केस चल रहे हैं इंडिया के इसमें सियाक में। तो थर्ड जहाँ पे है वो काट दो, ये आंसर हो जाएगा जी हमारा 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी मोयर रिवर वैली इज़ लोकेटेड इन। मोयर रिवर वैली हमने करंट अफेयर में पढ़ा था जी कुछ दिन पहले। आप बताओ ये घाटी, ये वैली का मतलब है जी घाटी। मान लो दो ऐसे माउंटेन टाइप हैं और इनके बीच में ये जगह है जो ये, तो ये घाटी हो गई जी, वैली घाटी हिंदी में बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है, मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। ये जी तमिलनाडु में ये रिवर है, एक फ्लो करती है वैली में, वही है। ये देखो आप, ये देख सकते हो आप इसमें, ये दो माउंटेन टाइप है जी साइड में, देख रहे हो जो आप ये, और ये बीच में ये रिवर फ्लो कर रही है, ये वैली बोलते हैं इसे, मोयर रिवर वैली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जी, पेन चेंज करते हैं पहले। 3 स्टेटमेंट दी हुई है जी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर फ्लोज फॉर दोज ट्रांजैक्शन वेयर द यूनियन गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए बैंकर। ये वो ट्रांजैक्शन है पब्लिक अकाउंट की जहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ही इसमें से पैसा निकालती है, मतलब एज ए बैंकर काम करती है, इसका पैसा निकालती है, डालती है यूनियन गवर्नमेंट। इट इंक्लूड स्टेट प्रोविडेंट फंड एंड स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स। जो इसमें पैसा डालते हैं ना जी, स्टेट प्रोविडेंट फंड का जो आता है, और या स्मॉल सेविंग डिपॉजिट जो स्कीम होती है स्मॉल सेविंग की, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह के में कोई पैसा डिपॉजिट करता है, तो ये इन स्कीम से जो पैसा आता है पब्लिक का, जो इस अकाउंट में डाला जाता है। थर्ड बोल रही है एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अगर मान लो गवर्नमेंट को इस अकाउंट में से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में से पास कराना पड़ेगा बिल, तब लिया जाएगा। करेक्ट बताना जी 1, 3, 1, 2, 2 या 3। देखो जी 3 बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 ये जहाँ जहाँ पे कट गया जी, ये कट गया, ये कट गया। अब फर्स्ट तो बिल्कुल सही है जी, ये यूनियन गवर्नमेंट ही इसमें से पैसा निकाल सकती है, बैंकर के तरह काम करती है। और सेकंड भी सही है जी, प्रोविडेंट फंड और स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट्स इसमें डाले जाते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा जी। ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266 क्लाउज 2 में दिया हुआ है जी, उसके थ्रू बनाया जाता है। और आर्टिकल 266 क्लाउज 1 में दिया हुआ है जी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। और एक कंटिजेंसी फंड भी होता है जी, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इस 267 उसका आर्टिकल है जी, ये कंफर्म कर लेना आप 267। तो ये कुछ फंड दिए हुए हैं जी जिसमें से पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिसीज इन कैटल एंड बफेलो। जो पशु और भैंस होती है ना जी, उनमें कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ हैं ये बताना आपको, जो बैक्टीरिया से होती हैं जी। बैक्टीरियल डिसीज मतलब जो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होती हैं। फर्स्ट है एंथ्राक्स, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस। देखो जी हमने बहुत बार इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ा है, ये बर्ड फ्लू चल रहा है जो इन्फ्लुएंजा से होता है, और ये वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, तो ये वायरस से होता है। तो जहाँ जहाँ दो है आप काट सकते हो, ए काट दो, बी काट दो, डी कट गया, हमारा आंसर आ गया सी। तो एंथ्राक्स बैक्टीरिया से होती है, टेटनस और ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है जी, वो भी बैक्टीरिया से ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है जी, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, ये बताना आपको कौन सी करेक्ट है जी। फर्स्ट बोल रही है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इक्विप्ड विद एक्सपर्टीज सोलली फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेटिंग एनवायरमेंटल केसेस इन द कंट्री। ये जी एक स्टैट्यूटरी संवैधानिक संस्था है एनजीटी, और ये क्या है, इन्वायरमेंट के केस देखती है केवल और केवल, जो पर्यावरण से रिलेटेड केस है। सेकंड बोल रही है डिसीजन ऑफ एनजीटी इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज अनलेस दे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इन अपील। जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर देते, जिस भी पार्टी के थ्रू के लिए, जिस भी पार्टी के लिए केस, कोई भी केस डिसीजन सुनाया है एनजीटी ने, वो बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी। कब तक, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करे कि मानना ही मानना उसे डिसीजन, या तो डिसीजन माने या सुप्रीम कोर्ट में अपील करे इसके डिसीजन के अगेंस्ट। थर्ड बोल रही है एनजीटी कैन नॉट ग्रांट रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन डैमेजेज टू अफेक्टेड पर्सन। एनजीटी क्या है, ये कोई भी ना तो कंपनसेशन दे सकती है, ना ही कोई डैमेज हुआ है उसको, पर्सन को अफेक्ट हुआ है डैमेज से, उसको कोई पैसा दे सकती है, ये दिया हुआ है थर्ड में। आप बताओ जी कौन सा करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर ढूंढना है आपको। ये आपके ऑप्शन है 1, 2, 1, 3, 2, 3 या ऑल ऑफ दी अबव।
देखो जी थर्ड आपको देखने से ही पढ़ने से ही समझ आ रहा होगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है, कह सकती है कि इसे कंपनसेशन दी जाए तो ग्रांट कर सकती है। तो थर्ड जहाँ जहाँ पे काट दो, बी कट गया, सी कट गया, डी कट गया, आंसर आ गया 1 एंड 2। अब ये एनजीटी क्या है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कोर्ट की तरह काम करती है, पूरा कोर्ट भी नहीं है, ट्राइब्यूनल। किसके थ्रू बनाई गई थी, एक्ट के थ्रू, 2010 का एक्ट है जी, एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है जी 2010 का, 2010 का, उसके थ्रू बनाई गई है। तो स्टेचुटरी बॉडी होगी, एक्ट के थ्रू बनती है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी हो जाती है। और इसकी बाइंडिंग है जी जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील ना कर दे। जब इसने डिसीजन दिया, मान लो आज डिसीजन दिया, विद इन 90 डेज उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ती है, नहीं तो फिर वो डिसीजन मानना ही पड़ता है। तो चलते जी, और अगले 19 डेज तक मतलब सुप्रीम कोर्ट में जैसे आज अपील की, विद इन 90 डेज करनी पड़ती है, और विद इन 90 डेज सुप्रीम कोर्ट अगले 90 डेज में उसका केस सुन सकता है। ये प्रोविजन होती है जिसमें। अब नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सातवाहन। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जी, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। फर्स्ट बोल रही है, दे पैटर्नाइज बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। उन्हें बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म और ब्राह्मणिज्म है जी, उसको पैटर्नाइज मतलब रक्षा की थी, उसको बढ़ावा दिया था, प्रमोट किया था, प्रमोशन किया था। सेकंड बोलिए, दे परफॉर्म्ड अश्वमेघ एंड राजस्व सेक्रीफाइस। उन्होंने अश्वमेघ की एक प्रक्रिया होती है जी, ट्रेडिशन होता है, रीति रिवाज कि इसमें क्या करते हैं, घोड़ा छोड़ देते हैं। अश्व का मतलब है जी घोड़ा, हॉर्स, और जहाँ वो जाता है वो टेरिटरी उसकी हो जाती है, राजा छोड़ता है। तो ये टेरिटरी इन्होंने, ये जो क्या है ट्रेडिशन, इन्होंने परफॉर्म की थी, और राजस्व सेक्रीफाइस भी। थर्ड बोल रही है, दे पैटर्नाइज द प्राकृतिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो प्राकृतिक लैंग्वेज और लिटरेचर हैं, इस भाषा को इन्होंने रक्षित किया था, प्रमोट किया था अपने रीजन में, टेरिटरी में। तो बताइए 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3 कौन सा सही है जी। देखो जी तीनों के तीनों सही हैं। इन्होंने बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म को भी पैटर्नाइज किया था, और ये तो कॉमन है जी, हर कोई राजा करता था ये परफॉर्म, अश्वमेध और राजस्व सेक्रीफाइस। और प्राकृतिक लैंग्वेज को, अब ये तो सोच सकते हो जी, अगर उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया था तो प्राकृतिक लैंग्वेज को, क्योंकि इनकी लोकल लैंग्वेज प्राकृतिक थे, अगर बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया है तो इसको भी क्या होगा, अगर 1 सही है तो 3 भी सही है। तो ये तो आपको सोच लेना ही चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे डी, ये कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट है जी, गुप्ता आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहली बोल रही है, बोथ नगर एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो नगर और द्रविड़ स्टाइल है ना जी, नॉर्थ इंडिया में नगर स्टाइल के टेम्पल बनते हैं और द्रविड़ स्टाइल के बनते हैं साउथ इंडिया में। इनको शैली बोलते हैं हिंदी में, स्टाइल मतलब अलग अलग तरीके से जैसे बनते हैं उनको बस स्टाइल बोलते हैं। तो इनके गुप्ता के काल में ये दोनों इवॉल्व हुई थी, क्या बनी थी, मतलब इनका ओरिजिन इस काल में हुआ था, मतलब प्रमोशन मिला था इन्हें। सेकंड बोल रही है, देयर वाज नो इन्फ्लुएंस ऑफ गंधार स्टाइल। ये कह रही है जी गंधार स्टाइल है, जो गंधार शैली है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं था गुप्ता पीरियड में। थर्ड बोल रही है, मेटरोलॉजी हैड मेड ए वंडरफुल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो मेटल से बनाई जाती थी ना चीज़ें, स्टैचू वगैरह बनाए जाते थे, तो गुप्ता पीरियड में उन्हें बहुत ही प्रोग्रेस मिली, उनकी उन्नति हुई। तो बताना जी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 कौन सा सही है जी, बताओ। देखो जी इसके ना तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो जी नगर और द्रविड़ स्टाइल इवॉल्व हुई थी इसी गुप्ता पीरियड में। सेकंड आप सोच सकते हो, देखो गंधार स्टाइल, देखो कब डेवलप हुआ था, इसका ओरिजिन कब हुआ था गंधार स्टाइल का। इसका ओरिजिन हुआ था जी ग्रीक इंडो रूलर थे ना, इंडो ग्रीक रूलर, उनके टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ था, मतलब उत्पत्ति, ओरिजिन। लेकिन ये डेवलप ढंग से हुआ था कुषाण टाइम में। कुषाण जब आया था ना जी, कुषाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसमें हुआ था। और कुषाण वगैरह तो गुप्ता के बाद में आए थे, तो इनका इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं गंधार का, ये आप सोच सकते हो अगर इतना पता होगा कुषाण गुप्ता के बाद आए थे। तो ये आप करेक्ट कर सकते हो। और मेटल से तो जी हाँ था ही, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, नागर द्रविड़, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, आप दान पुण्य कर सकते हो जी, पुण्य कमा सकते हो आप शेयर करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे जी, कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे, कि कल है संडे, संडे को छुट्टी रहेगी, हर संडे छुट्टी होती है, अब मंडे को मिलेंगे, तो तब तक के लिए वेट करो।